रट रट के क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल। हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल ऑनगोइंग एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि कई 100 सालों से चलते हुए आ रहा है। और इसका शुरुआत हुआ था तब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे अपना पैर रखा था और थॉमस मैकॉले ने इंडियन जो सिटीजन है, इंडियन का जो ब्रेनी जो पॉपुलेशन है, उसको एक क्लार्क में कन्वर्ट करने के लिए, उसको रट्टा मारने वाला एक एजुकेशनल पीपल में कन्वर्ट करने के लिए उन लोगों ने एक सोची समझी एक साजिश रचा था। और जिसका नतीजा है हम लोग एडुकेटेड तो है, हम लोग नॉलेज तो गेन कर रहे हैं, कि किताबी शिक्षा तो हम लोग को प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम लोग बड़े होके क्या बन रहे हैं? पढ़े लिखे रोबोट, ह्यूमन बीइंग हम लोग नहीं बन पाए हैं। और इसी का नतीजा है कि मिडिल जो एरा है, मिडिवल जो पीरियड है, उस समय से लेके जो हिस्ट्री में देखेंगे उस समय इंडिया का क्या स्थान था पूरे दुनिया में। पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वो इंडिया का है, लेकिन तब पूरा दुनिया से इंडिया में पढ़ने के लिए लोग आते थे। लेकिन आज हम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए बाहर। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का कोई भी क्रेज़ नहीं है। जब हम लोग बात करते हैं फिनलैंड, जर्मन, जापान, सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज़ का एजुकेशन सिस्टम के बारे में, वहाँ पे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम गिनती में भी नहीं आते हैं। लेकिन फ़िलहाल उसको एक चेंज करने का प्रयास किया गया है। ये जो मैकॉले का एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करके MHRD जो मिनिस्ट्री जो एजुकेशन को देखता था, उसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस लाए गए एजुकेशन सिस्टम में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जो कि कल ही कैबिनेट मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है। चलिए, स्वागत है मेरा चैनल बायोलॉजी विद विश्वजीत में। आप लोगों के होस्ट विश्वजीत घोषाल के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कल ही अप्रूव्ड हुआ न्यू एजुकेशन सिस्टम, जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। स्वागत है मेरा चैनल बायोलॉजी विद विश्वजीत में। चलिए देख लेते हैं वो सारे क्रूशियल पॉइंट्स जिसमें क्या क्या मेन चेंजेस किया गया है। तारे ज़मीन का निकुम सर या 3 इडियट का रैंचो शायद सबको याद होगा। तो उसी तरह से बहुत सारे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जो कि इस आर्टिफिशियल सिस्टम में जिन लोगों का दम घुट चुका था और एजुकेशन माफिया ने जिन लोगों का गला दबा के रखा था, तो शायद ये नया एजुकेशन सिस्टम उन लोगों के लिए लाने वाले है कुछ राहत। तो चलिए देख लेते हैं वो की फीचर्स क्या कहते हैं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। तो इसमें पहले कहा गया है कि दिस इज़ द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी एंड रिप्लेसेस द 34-year-old नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो कि 1986 से चल रहा है, ये 34 साल पुराने एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया है। और इसका नया जो एजुकेशन सिस्टम, इसका नाम दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP। ओके, NPE को चेंज करके NEP किया गया है। द न्यू पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान जो चल रहा था हम लोग जानते हुए, इसमें कहा गया है कि हर एक जो बच्चा है हम लोग के देश में सबके पास एजुकेशन पहुंचना चाहिए। तो अभी तक ये प्राइमरी लेवल तक था, लेकिन इसको अब बढ़ा के सेकेंडरी लेवल यानी कि 12 तक किया गया है कि 18 साल तक सभी स्टूडेंट को एजुकेशन ये 100% मैंडेटरी है, यानी कि हर एक घर तक पहुंचना चाहिए एजुकेशन। ओके, और कहा जा रहा है कि 2030 या 2030 तक ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड हो जाना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विल ब्रिंग 2 crore आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। जो चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं या गरीबी के लिए जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को फिर से एजुकेशन में लाने का प्रयास किया जाएगा इसके तहत। ओके, अब अभी जो मेन जो क्रूशियल जो पार्ट
है, जो कि जो देख के मज़ा आ गया हमको। दैट इज़ द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुला इज़ टू बी रिप्लेस्ड बाई 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर corresponding to ages 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 and 14 to 18 years respectively। यानी कि पहले जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक 12 साल का स्कूलिंग चल रहा था, उसका 15 साल में किया गया है। अब ये कैसे 5+3+3+4 क्या है, नर्सरी, LKG, UKG 1, 2 इसको रखा गया है प्री प्राइमरी सेक्शन में। 3, 4, 5 ये एक प्राइमरी सेक्शन रखा गया है। फिर 6, 7, 8 ये 3 क्लास को एक मिडिल सेक्शंस रखा गया है। उसके बाद रखा गया है सेकेंडरी सेक्शंस, जो कि क्लास 9 से लेके 12 तक है, 9, 10, 11, 12। इसी तरह से 5, 3, 3+4 इस तरह से एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया गया है। तो हालांकि ये अच्छा ही हुआ है, यहाँ पे अलग अलग लेवल में अलग अलग चीज़ों के बारे में बच्चों लोगों को सिखाया जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर देखेंगे कि फिनलैंड जो एजुकेशन में 1 नंबर में है, या एजुकेशन में जो टॉप रैंकिंग जो कंट्रीज़ है, फिनलैंड, जर्मन, जापान, सिंगापुर, UK, USA, उन लोगों का एजुकेशन सिस्टम के साथ टैली करके इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन किया जाने का वादा किया गया है। ओके, क्योंकि हम लोग जो नेता के बात करते हैं, नेता तो खुद बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन जब खुद के बच्चा के बात आते हैं तो फ़ॉरेन में भेज देता है पढ़ने के लिए। लेकिन जो गरीब आवाम है वो तो गवर्नमेंट स्कूल या आप कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर। अब उसका क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ टक्कर देने लगेगा तो अच्छा ही होगा ना हम लोगों के लिए, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। तो इसमें क्या है, जो पहला जो 5 साल है, जो प्री प्राइमरी सेक्शन, उसमें बुनियादी शिक्षा दिया जाएगा। यानी कि उसमें उसको प्रेशर नहीं दिया जाएगा, उसमें एग्ज़ाम के बारे में उसको बताया नहीं जाएगा। हाँ, अभी तो भाई अंडा से चूजा निकला नहीं कि उसके पीछे माँ बाप पड़ जाता है कि स्कूल में डाल दो, उसके एग्ज़ाम ले लो, उसके पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन उसमें पढ़ाई तो होगा, लेकिन उसका मानसिक विकास कैसे किया जाएगा, उसका लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज अपना मातृभाषा के ऊपर यहाँ पे जोर देने के बाद किया जा रहा है। क्लास 5 तक बोला जा रहा है मातृभाषा सीखना मैंडेटरी है, और ये क्लास 8 तक भी एक्सटेंड किया जाता है। यानी कि हम लोग एक बच्चा को जब इंग्लिश में सब पढ़ाया जाएगा, जनरली इंग्लिश मीडियम स्कूल का बात किया जा रहा है, तो बच्चे को लगेगा ये एलियन लैंग्वेज कहाँ से आ गया भाई, तो कुछ सब्जेक्ट मैटर जो है वो समझ नहीं पाएगा, और उसका जो बेस है वो बिल्टअप नहीं हो पाएगा। एजुकेशन का मकसद होना चाहिए जो फंडा है, जो नॉलेज है वो इम्पार्ट करना, हाँ, न कि एक लैंग्वेज को इम्पार्ट करना। ये इंग्लिश एक ओवररेटेड एक लैंग्वेज हो गया है, इंग्लिश को एक सब्जेक्ट बना दिया गया है इंडिया में, लेकिन बात ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा राहत दिया गया है बच्चों लोगों को। अपना उसका अगर मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी, मातृभाषा मराठी है तो मराठी, मातृभाषा बंगाली है तो बंगाली, लेकिन जो रीजनल लैंग्वेज में जो सब्जेक्ट मैटर है वो समझाने के ऊपर अब जोर दिया जाएगा। ओके, और क्लास 5 से लेके 8 तक क्या किया जाएगा, जो मेन जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि साइंस, मैथ्स, SST, सोशल स्टडीज़, ये सब चीज़ का जो बेस है ये सारे क्लास में बनाया जाएगा, और 9 से लेकर 12 तक इसमें थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन होगा। अब यहाँ पे पहले जैसा साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स का स्ट्रीम को डिवाइड नहीं किया गया है। 9th और 10th में तो पहले जैसे था वैसे ही रहेगा, लेकिन पहले क्या था, पहले क्लास 11th और 12th में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का स्ट्रीम अलग था, लेकिन यहाँ सब चीज़ को कंबाइन किया गया है। यहाँ पे मतलब जिसको साइंस पसंद है वो आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है। ओके, जैसे कि मैं अपना बात कर रहा हूँ, मैं अपना समय में मुझे बायोलॉजी के साथ जियोग्राफी लेना था, लेकिन एजुकेशन सिस्टम की वजह से मैं जियोग्राफी नहीं ले पाया हूँ। मुझे क्या लेना था, मैथ ज़बरदस्ती दिलवा गया था, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब अगर कोई लेना चाहता है मैथ्स के साथ कोई आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसको गाना पसंद है तो परफॉर्मिंग आर्ट्स सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ सकता है। ओके, नाउ NCERT will develop a national curricular and pedagogical framework for early childhood care and education, ECCE बोल के कमेटी बनाया जाएगा, जिसमें अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ओके, यानी कि ये चाइल्ड का ये जो शुरुआती जो समय में जो डेवलपमेंट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सारा लाइफ कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएगा। इसीलिए
NEP 2020 calls for setting up for a national mission of foundational literacy and numeracy by the educational ministry. States will prepare an implementation plan for attaining universal foundational literacy and numeracy in all primary schools for all learners by grade 3 by 2025। क्या चेंजेस आने वाला है? जो NCERT बुक जो देखो पिछले 12 साल से एक ही है, चेंज नहीं हुआ है, तो उसमें कुछ नया नया टॉपिक इंट्रोडक्शन होने वाला है। और मेन बात है ये जो सब्जेक्ट मैटर ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम, यानी कि सब्जेक्ट रट्टा मार के एग्ज़ाम हॉल में जाओ, हाँ, जो खाए हो उसी को उगल के उसी को वॉमिट करके एग्ज़ाम पेपर में चले आओ और सब सही सही याद हो गया और लिख दिए तो तुमको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और लोग क्या करेगा, तुमको तुम्हारा जो मेरिट है वो मार्क्स के ऊपर, हाँ, वो जज करने लगेगा। तो ये जो जजमेंटल जो सोसाइटी है इसके मुंह पे तमाचा है ये सिस्टम। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम यानी कि सब्जेक्ट एग्ज़ाम यानी कि साइंस, मैथ, SST, इंग्लिश, हिंदी, हाँ, इस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है, इसके साथ साथ जो स्कॉलास्टिक्स एक्टिविटीज़ जो है, तुम्हारा पर्सनैलिटी क्या है, तुम्हारा डिसिप्लिन क्या है, ये सब चीज़ को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है। और पहले जैसे क्या था, सब्जेक्ट का मार्क्स के हिसाब से रैंकिंग आता था और स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज़ को A ग्रेड B ग्रेड ऐसे बनाया जाता था, तो अभी वैसा नहीं होगा। अब सब्जेक्ट के साथ साथ साइमल्टेनियस इम्पोर्टेंस स्कॉलास्टिक्स एक्टिविटीज़ को दिया जाएगा, खास करके फिज़िकल फिटनेस, स्पोर्ट्स, हाँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे कि डांस या सिंगिंग या नया कुछ हॉबी, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज के बारे में आ रहा है, जैसे कि कुछ टेक्निकल कोर्सेज जिसको वोकेशनल कोर्स में अलग से पढ़ाया जाता है। तो अभी वोकेशनल कोर्स और मेन स्ट्रीम कोर्स को कंबाइन कर दिया गया है। एंड स्कॉलास्टिक्स और स्कॉलास्टिक्स जो दोनों अलग अलग फील्ड हम लोग जानते थे, हैं, अब ऐसा कुछ फील्ड नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है मुझे पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता, मुझे स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं स्पोर्ट्स को लेकर आगे बढ़ूँगा। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये नया सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ओके, अब एग्ज़ाम के बाद आते हैं। ऑल स्टूडेंट्स विल टेक स्कूल एग्जामिनेशन इन ग्रेड्स 3, 5 एंड 8 विच विल बी कंडक्टेड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब हर एक क्लास में एग्ज़ाम नहीं होगा, पहला एग्ज़ाम होगा क्लास 3 में, उसके बाद क्लास 5 में, उसके बाद क्लास 8 में। चिल मारो यार, मज़ा आ गया। क्या एग्ज़ाम, पता नहीं कौन वो महान आदमी थे, एग्जामिनेशन सिस्टम बनाए थे। तब स्टूडेंट्स को हर साल एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। जो क्रूशियल 1 से लेकर 8 तक जो क्रूशियल जो ईयर्स है उसमें एग्ज़ाम लेने का बात किया जा रहा है। ओके, बाकी जो अब क्वेश्चन, बहुत लोग क्वेश्चन अराइज करेगा कि एग्ज़ाम सिस्टम हटा दिया गया तो एजुकेशन का क्वालिटी गिर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, उसको भी इवैल्यूएट किया जाएगा कि वो किस तरह का नॉलेज वो गेन किया है, उस बेसिस में उसको प्रमोट किया जाएगा। पहले क्या था, एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स आ जाता है तो उसको अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। और एग्ज़ाम में भी बहुत सारे करप्शन होता था, तुमको पता ही है। कोई बहुत सारा ऐसा स्कूल है जिसमें एग्ज़ाम ही नहीं होता है, वो बस ऐसे ही प्रमोट कर देते थे या कॉपी चेकिंग के बिना ही प्रमोट हो जाता था। लेकिन अब वैसे नहीं होने वाला है। ओके, अब 1 साल के बाद तुम क्या नॉलेज गेन किए हो उसके बेसिस में ही तुमको अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। और बात आता है बोर्ड एग्जाम्स का। फॉर ग्रेड्स 10 एंड 12 विल बी कंटिन्यूड बट रीडिज़ाइंड विद होलिस्टिक डेवलपमेंट एज द एम। हाँ, अब मेन जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है वो 12th के बाद होगा। 10 का जो सेकेंडरी एग्ज़ाम है उसका उतना वैल्यू नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है 9 से लेकर 12 तक टोटल 8 सेमिस्टर में ये कोर्स को डिवाइड किया जा रहा है। ओके, और इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट है वो अपना मनपसंद डिसिप्लिन को लेकर आगे बढ़ सकता है। उसके ऊपर कोई थोपेगा नहीं, उसको जो पसंद है, जिसमें इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेगा। क्योंकि जिसमें हम लोगों को इंटरेस्ट होगा वो जब मेरा कोई भी चीज़, कोई भी काम हम लोग करते हैं और वही मेरा हॉबी है, वही मेरा पैशन है, तो मेरे माथे पे वो बोझ नहीं लगेगा। लेकिन मेरे ऊपर जब कोई चीज़ थोप दिया जाएगा तो मेरे माथे पे एक बड़ा सा बोझ हो जाएगा, उसको लेकर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो बात वही है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन को उतना महत्वपूर्ण
रूप से नहीं देखा जा रहा है, और कोई फेल भी होता है तो यहाँ पे आप फेल डायरेक्टली नहीं कहा जाएगा कि तुम फेल किए हो, उसके फेल के एक सिनोनिमस कोई दूसरा वर्ड यूज़ होगा जिस वर्ड से स्टूडेंट्स को उतना ख़राब नहीं लगे। ओके, तो यहाँ पे अब एग्जामिनेशन का वैल्यू धीरे धीरे हम लोग घटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये चाहिए था, क्योंकि सिर्फ एग्जामिनेशन तय नहीं कर सकता है कोई आगे जाके सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं, हम लोग के चारों ओर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। स्कूल में हम लोगों का मार्क्स अच्छा था तो हम लोगों से जिन लोगों का मार्क्स ख़राब आया तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। हर एक स्टेट में स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा, जैसे कि सेज बनाया जाता था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक स्टेट में स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा। ओके, और उसको एक गवर्निंग बॉडी उसको गवर्न करने के लिए दिया जाएगा। अब एग्जामिनेशन असेसमेंट, हाँ, इवोल्यूशन एंड असेसमेंट के लिए एक नया कमेटी बनाया गया है, इसका नाम है परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। आप जो सिस्टम आने वाला है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर नज़र देगा। यहाँ पे एग्जाम सिर्फ और सिर्फ किताबी नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड नहीं है, यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड है। ओके, यहाँ पे है कोई भी चीज़ का डेफिनेशन डायरेक्टली आप क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, जो रट्टा मार के तुम लिख दो। यहाँ पे तुमको ऐसा क्वेश्चन अब पूछा जाएगा जिसका कोई रियल लाइफ में कोई एप्लीकेशन हो। तो अगर तुम्हारे पास सब्जेक्ट का नॉलेज है, सब्जेक्ट का फंडा है, अभी जो क्वेश्चन पैटर्न होने वाला है तभी तुम वो आंसर दे पाओगे। जो रट्टा मार के जो अच्छा मार्क्स लाता है वो लोगों का दिन अभी गया। ओके, नेप एम्फसाइजेस ऑन सेटिंग अप जेंडर इंक्लूजन फंड एंड ऑल्सो स्पेशल एजुकेशन जोन्स, ये तो बता दिया। ओके, अब टीचर्स को मॉनिटर करने के लिए कॉमन कमेटी बनाया गया है जिसका नाम है NPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, जो कि NCERT, हाँ, और भी बहुत सारे टीचर्स का जो काउंसिल है या टीचर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सभी चीज़ को स्टेट टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन को मिलके एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है NPST। हायर एजुकेशन का बात किया जाए तो यहाँ पे भी बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज आया है, जैसे कि रिसर्च के लिए अलग काउंसिल बनाया गया था। अभी तक फ़िलहाल जो चल रहा है इंडिया में रिसर्च का स्थिति बहुत ही ख़राब है। उसमें डॉक्टरेट डिग्री मिल जाता है, PhD डिग्री मिल जाता है, हाँ, मतलब रद्दी के भाव में वो बिकता है। उसमें दूसरे का जो वर्क है वो कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके अभी PhD डिग्री मिल सकता है। इसलिए इंडिया में साइंटिस्ट इतना कम है। इंडिया का जो अच्छा स्टूडेंट्स है वो बाहर फॉरेन कंट्री में चल जाते हैं। तो इंडिया में कोई स्कोप नहीं है। अगर हम बात करते हैं इंडियन साइंटिस्ट का, जो जिन लोगों को नोबेल मिला था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर अमर्त्य सेन, ये जो अभी फिलहाल में इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला डॉक्टर अनिंदो बनर्जी, या कुछ साल पहले बायोलॉजी में RNA के ऊपर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम को नोबेल मिला था। तो ये सारे जो नोबेल लॉरियट्स है सब इंडिया में शुरुआत तो किए थे अपना स्टडी, लेकिन बाद में उन लोगों को बाहर जब गए थे तभी उन लोगों को रिकॉग्निशन मिला था, तभी उन लोगों को नोबेल मिला था। इंडिया का स्टडी से उन लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, तो एक हाई स्टडी में एक अच्छा बात है कि मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन, मल्टी एजुकेशनल डिसिप्लिन बनाया जाएगा। यानी कि मुझे जो सब्जेक्ट पसंद है उसी सब्जेक्ट के साथ साथ और भी कोई सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर भी मैं हाई स्टडी कर सकता हूँ। जैसे पहले क्या आता था, जैसे कि डॉक्टर जगदीश बोस के बात करते हैं, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र बोस के बात करते हैं, होमी जहांगीर भाभा के बात करते हैं। तो उन लोगों के समय इंडिया साइंस में दुनिया में टॉप में आते थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों का मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करते थे। ओके, तो उन लोगों को कोई बाउंडेशन नहीं था। अभी हम लोगों का हाथ बांध दिया गया है कि इस चीज़ को लेकर पढ़ना है तो बस यही चीज़ को लेकर आगे बढ़ सकते हो। जो साइंस लेके पढ़ रहा है वो आर्ट्स लेके नहीं पढ़ सकते, जो आर्ट्स लेके पढ़ रहा है वो साइंस लेके नहीं पढ़ सकता है। तो शायद ये जो गैप है अभी उसको मिटाने का कोशिश किया जाएगा। और भी एक जो चीज़ सबसे जो अच्छा चीज़ किया गया है हायर एजुकेशन में, ओके, तो वहाँ पे क्या गया है, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट रखा गया है। यानी कि मान लो कि ग्रेजुएशन जो है पहले 3 साल का था वो अभी 4 साल का कर दिया गया है। तो पहले अगर ग्रेजुएशन का 1 साल या 2 साल करके कोई छोड़ देता था ग्रेजुएशन तो उसका डिग्री वैलिड नहीं था।
ओके। तो उसको फिर से अगर उसको पढ़ाई स्टार्ट करना है तो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर से पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा। अब पहला साल में ग्रेजुएशन का वो पढ़ाई छोड़ देगा तो उसको कहा जाएगा वो वोकेशनल डिग्री दिया जाएगा एक। अगर सेकेंड ईयर में वो पढ़ाई छोड़ देगा तो उसको एक डिप्लोमा डिग्री दिया जाएगा। उसके बाद फोर्थ ईयर कंप्लीट करेगा तो उसको BA BSc ये जो डिग्री है या BCom डिग्री दिया जाएगा, यानी कि ग्रेजुएट उसको कहा जाएगा। तो यहाँ पे हर एक साल का वैल्यू है, लेकिन पिछले जो एजुकेशन सिस्टम अभी तक जो चलते आ रहा है उसमें हर एक साल का वैल्यू नहीं है। उसमें जो लास्ट जो एकेडमिक ईयर है वो कंप्लीट करोगे तभी तुम्हारा डिग्री का वैल्यू है, नहीं तो डिग्री रद्दी है। हाँ, तो अभी उस चीज़ को सुधार किया गया है। और जो बीएड सिस्टम है उसमें भी सुधार किया गया है। एक 4 साल का इंटीग्रेटेड बीए सिस्टम लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर तुम नॉर्मल बीएससी कर रहे हो या बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, तो उसके साथ साथ एक साथ बीएड परस्यू कर सकते हो। लेकिन पहले क्या था, पहले तुमको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था, उसके बाद बीएड करना होता था। लेकिन अब ग्रेजुएशन के साथ साथ एक ही साथ हम लोग बीएड डिग्री परस्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ जो कि नए युवाओं के लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटीज़ का एक गेट सामने खुलने वाला है। और इंडिया का एजुकेशन, इंडिया का रिसर्च फील्ड में भी बहुत सारे चेंजेस आने वाला है, अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट हुआ तो। क्योंकि कहा नहीं जा सकता, इंडिया में जो नेता लोग जो बैठे वो सब करप्टेड है, और नेता लोग चलाते हैं एजुकेशन, आने की रोटे अनपढ़ गवार लोग चलाते हैं एजुकेशन, एडुकेटेड लोगों को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एजुकेशन है वो एडुकेटेड लोगों के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, और नेता लोगों का रंगदारी या अनपढ़ लोगों का रंगदारी वहाँ पे नहीं चलेगा। ओके, तभी इंडिया एजुकेशन में वर्ल्ड में आगे बढ़ पाएगा और विश्व गुरु का स्थान हम लोग को फिर से मिल पाएगा। नहीं तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो हम लोग बस किताबों में ही पढ़ेंगे कि फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत थे। सुश्रुत के समय चरक, सुश्रुत, पतंजलि, कितने अच्छा डॉक्टर्स इंडिया ने प्रोड्यूस किया। ये जो सर्जरी का जो सिस्टम है वो इंडिया इन्वेंट किया, और उसके बाद देखो ब्रिटिश ने आके इंडिया का जो सर्जरी है उसको पूरा आवाम से इरेज कर दिया, डिलीट कर दिया, उसको बैन कर दिया इंडियन सर्जरी का प्रोसीजर को। और वही चीज़ वो लोग चुरा के अपना कंट्री में एक नया ढांचे में डाल के उसको मॉडिफाई कर दिया, और हम लोग उसी लोगों के पास जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए, सर्जरी सीखने के लिए, जिसका ओरिजिन हुआ है हम लोगों के पास। तो ऐसा ये सब चीज़ हिस्ट्री के किताब में अच्छा नहीं ना लगता है। हिस्ट्री बोल के कितने दिन हम लोग पूरा दुनिया को बोलेंगे कि भारत विश्वगुरु है। हाँ, तो विश्वगुरु का स्थान भारत को फिर से प्राप्त होने के लिए एजुकेशन सिस्टम में ये चेंजेस बहुत ही ज़रूरी था। और सिर्फ चेंज ही नहीं, इसका इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी चीज़ पेन एंड पेपर में कब तक रहेगा, उसको जब प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा तभी उसका अच्छा होगा। और नया एजुकेशन सिस्टम में यही बताया गया है, इसमें सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, एप्लीकेशन। जो चीज़ पढ़ रहे हैं, हम लोग सब पढ़ते हैं a+b² = a² + 2ab+b², लेकिन एक क्लास में 90% बच्चा को, 90% स्कूल में टीचर को पता नहीं है कि इसका रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन क्या है। लेकिन जब उसका इम्प्लीमेंटेशन सिखाया जाएगा, क्यों पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसके पीछे जब एक क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा कि क्यों पढ़ाना है, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए या रट्टा मारने के लिए पढ़ाना है, कि जब रियल लाइफ में ये बंदा जाएगा, ये बच्चा जाएगा, तब वो उसको कुछ हेल्प मिलेगा इस चीज़ से। ये सोच से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ाई करेंगे, तो ऑब्वियसली इंडिया भी दुनिया का 1 नंबर एडुकेटेड कंट्री में चल जाएगा। एजुकेशन जो सिस्टम है, और तब इंडिया में भी हर साल हम लोगों को लिटरेचर में, साइंस में नोबेल लॉरियट्स देखने को मिलेगा। तब इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर फिर से जाना नहीं पड़ेगा। तब पहले तरह से वही इतिहास जैसा, जब नालंदा, तक्षशिला था, पूरा दुनिया से इंडिया में स्कॉलर्स आते थे, तो फिर से हम लोगों को दुनिया में 1 नंबर गेन करने, 1 रैंक होने का मौका फिर से मिल सकता है, अगर सही तरह से फॉलो किया जाए। और अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोगों के ऊपर रंगदारी ना फैलाए, तो ये याद रखना चाहिए। तो चलिए दोस्त, चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, और दूसरे को देखने के लिए रिकमेंड कीजिए।